ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, समझना ध्यान से। थोड़ा मोटा हो गया ऊपर गर्दन उसकी, ठीक है, तुम एडजस्ट करो, यही मध्य प्रदेश है, ऐसा समझो। अब देखो यहाँ पे, मान लो कि नर्मदा घाटी मुझे बनानी है, तो मैं कहाँ बनाऊंगा नर्मदा घाटी? ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब बच्चों को आती है नर्मदा घाटी। यहां पे मैं ये अमरकंटक बना दिया मैंने, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अरब सागर की जो शाखा है वो ऐसे आ रही है, और वो प्रवेश कर रही है नर्मदा घाटी में। कोई पूछेगा क्यों, तो इसके दो कारण हैं। पहला, मध्य भारत में लो प्रेशर, यानी कि ये वो एरिया है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। देखो ना, इस एरिया में लो प्रेशर बना हुआ है ना, ये तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ये तो कॉमन सेंस है हमारे लिए। और ये कौन है? ये कौन है? ये चंबल क्षेत्र है, एकदम सूखा, ना पेड़ हैं ना फसलें हैं, एकदम गंजा है। और इस चंबल क्षेत्र में वन कम है, जल कम है, वर्षा कम है, तो बादल कम है। तो मुझे बताओ, बादल कम होने का मतलब है तापांतर, अब बच्चे सब समझ गए होंगे, ज्यादा होगा। तापांतर ज्यादा होने का मतलब दिन में तापमान बहुत ज्यादा और रात का तापमान बहुत कम। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन इज ग्रेटर देन लॉन्ग वेव रेडिएशन। किस समय? दिन में। और रात में लॉन्ग वेव रेडिएशन इज ग्रेटर देन शॉर्ट वेव रेडिएशन। किस समय? रात में। इसको रोकता, कोई रोकता क्यों नहीं? कोई अगर पूछ दे कोई रोकता क्यों नहीं मास्टर साहब, रोके कौन? जवाब है बादल, और बादल तो है ही नहीं। तो इस पूरे क्षेत्र में तापमान होगा ज्यादा कि नहीं होगा? दिमाग से सोचो ना। हाँ, ये बात तो समझ में आ रहा है। तो ये वाली लाइन अपने जहन में मेंस की दृष्टि से दिमाग में रख लो। अच्छा, दूसरा, मार साहब कोरिलस भी तो काम करेगा। हाँ, ये तो कर ही रहा है, इसमें तो हम अपन कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं है, ये तो कर रहा है। लेकिन एक चीज हाथ में लाला, क्या? इफ कोरिलस फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट फोर्स। अब ये ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? ग्रेडियंट फोर्स का मतलब होता है प्रवणता बल। प्रवणता बल का मतलब है हाई से लो प्रेशर। इसका मतलब है यहां कहीं हाई प्रेशर रहा होगा बेटा। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि हाई से लो प्रेशर हवा चल रही है, तो कौन सा बल काम कर रहा है? प्रवणता बल। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोरिलस बल ज्यादा है और प्रवणता बल कम है, तो फिर इसका मतलब है दाईं ओर हवा घूमेगी। माने ये हाई प्रेशर है बेटा, ध्यान सुनना, परेशान नहीं होना है। ये लो प्रेशर है।
हवा जा रही थी हाई से लो। अब अगर प्रवणता बल काम करेगा तो ये सीधा चलना चाहेगी, और कोरलेस बल काम करेगा तो ऐसे चलना चाहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, यहाँ पे कोरलेस बल ज्यादा है, तो दाईं ओर मैंने घुमा दी। देखो, दूसरी कंडीशन मैं ये भी तो बोल रहा हूं, इफ ग्रेडियंट फोर्स इज ग्रेटर देन कोरलेस फोर्स, तो इसका मतलब सीधा रहने का प्रयास करेगी। अच्छा, इन दोनों में एक कंडीशन और बता दूं, कोरलेस फोर्स झूठा फोर्स है, एक्चुअली कोई फोर्स ही नहीं है। ग्रेडियंट वास्तविक फोर्स है। तो वास्तविक जो है वो तो रहेगा ना। ढोंग कर रहा है कोरलेस फोर्स, दिखावा कर रहा है, हमें देखो कितना याद हो गया मास्टर साहब, याद नहीं हुआ है, दिखावा कर रहे हो, फोकस बना रहे हो। तो जब मध्य प्रदेश में खड़े हो जाना, तो हवा सीधी चलेगी कि घूमेगी, ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स दमदार है मध्य प्रदेश में, और ये स्थान से तय होता है। कैसे स्थान से तय होगा, मैं समझाता हूं। कि मान लो यहां पे एक एक यहां पे एक स्थान है जिसका नाम है, यहां पे एक स्थान जिसका नाम है इंदौर। थोड़ा सा और सरल कर दूं, इस स्थान का नाम है जाना पाऊ। जाना पाओ, जाना पाओ का मतलब ये इंदौर है। इस स्थान के पास से एक नदी निकालनी है तुम लोगों को। इस स्थान के पास से एक नदी निकालनी है, और वो नदी ऐसे जा रही है राजस्थान में होते हुए, और ऐसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हुए, और जाके कहां जुड़ जाती है वो, उत्तर प्रदेश में यमुना से। ऐसे इस नदी का नाम है चंबल नदी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जरा दिमाग से सोचना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग का प्रयोग करो यहां पे आप, कि अरब सागर की शाखा जो बंगाल की अरब सागर की शाखा जो नर्मदा घाटी में प्रवेश कर रही है, वो क्लॉकवाइज घूमकर अमरकंटक की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। पर इसी दौरान इस नर्मदा घाटी से जो पश्चिम में संलग्न जिले होंगे मध्य प्रदेश के, वहां मूसलाधार वर्षा होगी। और आप बच्चे इतने अच्छे हो पढ़ने में कि मैं इशारा करूंगा और समझ जाओगे। आपको मालूम है कि इस नर्मदा घाटी के इस वाले एरिया में सतपुड़ा पहाड़ी है, और नर्मदा घाटी के ऊपर वाले एरिया में विंध्याचल है। अगर आप थोड़े से भी एमपी का ज्ञान लेकर आए होगे तो आपको याद आ रहा होगा कि नर्मदा के दक्षिण में जो सतपुड़ा है, उसके 2-3 हिस्से हो जाते हैं। ये जो पश्चिम वाला है इसको कहते हैं राजपीपला, और ये बीच वाला इसको कहते हैं महादेव। जो ऊपर है ये विंध्याचल है। मैं घुमा के पूछूं कि मुझे बताओ, क्या अरब सागर की कोई भी शाखा विंध्याचल या सतपुड़ा से टकरा के वर्षा कराती है? तो बोलना कि मास्टर साहब इनसे तो टकराती है। नर्मदा में अगर कोई आर्द्रता घुस रही है तो वो वर्षा कराने के लिए उसके पास 2 ही रास्ते हैं, कि जो आर्द्रता नर्मदा में घुसी है वो गर्म होके ऊपर उठे, फिर वर्षा कराए। पर नर्मदा का पानी तो खुद ही ठंडा है, वो किसी को गर्म क्यों होने देगा। दूसरा रास्ता ये है कि जो आर्द्रता नर्मदा घाटी में घुस रही है हवा के रूप में, उसे कोई पर्वत का सहारा मिल जाए तो वो ऊपर जाए, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा तुम्हें मेरा एडियाबैटिक डायबैटिक कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा।
अरब सागर की शाखा वास्तव में सतपुड़ा और विंध्याचल से टकराकर ही वर्षा करती है। क्या मैं ये बात समझा पाया हूं? थोड़ी सी बात बताओ, समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया हूं? अब अगर तुम मेरी क्लास को बहुत अच्छे समझ रहे हो, अच्छे बच्चे हो, तो मुझे ये जवाब दो सब बच्चे, चूंकि जब हवा नर्मदा घाटी में प्रवेश करेगी तो इन दो में से कोई एक कंडीशन तो बनेगी, और जब कोई भी कंडीशन बनेगी तो तुम्हें मालूम है उसका परिणाम क्या होगा। मुझे कोई बच्चा कमेंट करके बताए कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन पहले बनेगी। यानी कि जब कोई हवा नर्मदा घाटी में प्रवेश करेगी तो इन दोनों में से, यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से पहले कौन सी कंडीशन को वो सामना करेगी। वो सृष्टि बोल रही है सर पहली कंडीशन सामना करा जाएगा, भानु भी बोल रहा है पहली कंडीशन। दोनों लोग स्पष्ट करो क्यों, पहली कंडीशन क्यों? सुरेंद्र, भानु, स्वाति, क्यों सही है जवाब? चलो ठीक है, क्यों? नहीं भानु, मैं ये पूछ रहा हूं दाईं ओर तो घूमेगी, वो तो इसका परिणाम है बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि पहली ही कंडीशन क्यों, दूसरी क्यों नहीं हो सकती? सृष्टि बोल रही है क्योंकि सर दिशा बदल रही है। नहीं ना, तो सृष्टि मेरा प्रश्न समझ रही है। तुम लोग रुको, कमेंट जल्दबाजी मत करो। मैं ये मानता हूं कि पहली कंडीशन होने पे दिशा बदल जाएगी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से तुमने पहले वाले को प्राथमिकता क्यों दी, दूसरा वाला क्यों नहीं हो सकता? राहुल कह रहा है कि भ्रंश घाटी होने के कारण कुरलस फोर्स दाईं ओर। राहुल कुछ हद तक सही आया है। अब मेरा जवाब है, तुम सुनना सभी लोग। क्या जब अरब सागर की शाखा इस घाटी में प्रवेश करेगी तो जैसा राहुल बता रहा है कि सर ये भ्रंश घाटी है, सच सच बताना, अगर किसी सकरे रास्ते में हवा को तुम घुसेड़ दोगे तो क्या उस सकरे रास्ते में हवा का घर्षण चारों तरफ जो दीवारें बनी हैं घाटी की उसमें होगा? हाँ सर, घर्षण होगा। बेटा घाटी में प्रवेश करने से पहले ये जो अरब सागर की शाखा थी ये केवल पश्चिमी घाट पे ही घर्षण कर रही थी और समुद्र के तल पे घर्षण कर रही थी। इधर घर्षण करने के लिए कोई है ही नहीं। यानी अगर ये हवा है तुम्हारी तरफ आ रही है और ये पश्चिमी घाट है, तो हवा पश्चिमी घाट पर एक तरफ घर्षण कर रही है। हाँ सर, इमेजिन हुआ। हवा का बॉटम समुद्र पे घर्षण कर रहा है अरब सागर में। हाँ सर, ये भी इमेजिन हुआ। पर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला हिस्सा तो बिना घर्षण के रह गया ना, तो तापमान उतना बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको नर्मदा में घुसेड़ा तो जमीन में नर्मदा की तली में घर्षण। हाँ सर। उत्तर में विंध्याचल से घर्षण। हाँ सर। दक्षिण में सतपुड़ा से घर्षण। हाँ सर। परिणाम बोलो जल्दी से, घर्षण है तो परिणाम बोलो। अगर घर्षण ज्यादा हो रहा है तो परिणाम क्या है इसका, अंत क्या है इस घर्षण का? तापमान। तुमको यह जवाब देना चाहिए था सब बच्चों को कि सर चूंकि शुरू में घर्षण की जो अवस्था है वो प्रारंभिक है, तो तापमान टकराते ही तो बढ़ेगा नहीं मास्टर साहब। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 1300 किलोमीटर लंबी घाटी है ये, लगभग। इस घाटी में शुरुआत में जैसी टकराई तो घर्षण होगा नहीं, तापमान बढ़ेगा नहीं।
जब तापमान ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ग्रेडियंट फोर्स उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो उसी फोर्स के दम पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा जिस फोर्स को हम अभी तक अप्लाई करते हुए आए हैं, और वो फोर्स कौन सा है? कोरलेस फोर्स। वो फोर्स कौन सा है? कोरलेस फोर्स। तो जब मैंने इस नर्मदा में इस हवा को प्रवेश किया, अब सच सच बताना, अगर ये वाली हिस्सा राजपीपला है, अगर ये राजपीपला है, ये राजपीपला जो अपना सतपुड़ा होता है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। सतपुड़ा ऐसा होता है बेटा, ये राजपीपला, फिर ये महादेव, फिर यहाँ पे अर्धचंद्राकार रूप में मैकाल। तो सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है वो राजपीपला कहलाता है। ये जो हरे रंग से बनाया है ये राजपीपला है। इस राजपीपला में कई सारी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी। मथवार की पहाड़ी है, अखरानी की पहाड़ी है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। अब मेरा डायग्राम देख के बताओ कि जब नर्मदा घाटी में ये हवा प्रवेश कर रही है तो विंध्याचल से पहले टकराएगी कि सतपुड़ा से पहले टकराएगी? डायग्राम देख के बताओ जल्दी से। विंध्याचल से पहले टकराएगी, सतपुड़ा से पहले टकराएगी? अब राहुल बोल रहा है विंध्याचल से टकराएगी। अबे गधे, ये विंध्याचल ऊपर है और स्टार्टिंग में कोरलेस बल काम करेगा, तो नीचे सतपुड़ा है ना, नीचे सतपुड़ा है ना, और सतपुड़ा में भी कहां टकरा रही है? मथवार अखरानी में। और मथवार अखरानी किस जिले में है? कमेंट करके बताओ, मथवार अखरानी किस जिले में है? बड़वानी। बड़वानी, बड़वानी से लगा हुआ कौन सा जिला है ऊपर? अलीराजपुर, झाबुआ। तो क्या अरब सागर की कुछ शाखा अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इनमें वर्षा कराएगी? जरूर कराएगी, जरूर कराएगी। तो पश्चिम में अगर तुम्हें कोई जिले निकालने हैं जिनमें अरब सागर से ठीक ठाक वर्षा हो जाती है, तो तुम ऐसे जिले निकालोगे जिनमें छोटी मोटी पहाड़ियां स्थित हो। रास्ते में जितने भी जिले मिलेंगे इस हवा को, नर्मदा घाटी के समकक्ष 16 जिले मिलते हैं इसको, और 16 जिलों में किसी में पहाड़ियां हैं, किसी में नहीं है। उज्जैन में पहाड़ियां नहीं है ज्यादा, इंदौर में पहाड़ियां हैं, काकरावर्डी पहाड़ी है, जानापाऊ पहाड़ी है, सिगार पहाड़ी है, दजारी पहाड़ी है। तो जिस जिले में जितनी पहाड़ियां, जितनी ऊंची पहाड़ियां, उतनी ज्यादा वर्षा। अब इसी के रास्ते में खरगोन पड़ेगा। खरगोन मैदानी भाग है। अब खरगोन वाले छाती पीट रहे हैं, हाय अरब सागर से वर्षा नहीं हो रही है, तो वहां पे पहाड़ी खड़ी कर दो, अरब सागर से वर्षा करा दी जाएगी। अरब सागर से मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? अरब सागर से मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? खत्म, खत्म। अगला प्रश्न, क्या अरब सागर से मालवा के पठार में वर्षा होती है? अरे यार, ये मालवई का तो पठार है पूरा ये। मालवई का तो पठार है पूरा ये। तो मालवा के पठार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा उसमें वर्षा पश्चिमी अरब सागर की शाखा से ही होती है। अरब सागर की शाखा से ही होती। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। तुमने यहां वर्षा करा दी, इसका मतलब है जो हवा है
वो सतपुड़ा के कौन सी ढाल से टकरा रही है, उत्तरी ढाल से या दक्षिणी ढाल से? स्टार्टिंग में हवा सतपुड़ा की कौन सी ढाल से टकरा रही है, उत्तरी ढाल से या दक्षिणी ढाल से? तो राजपीपला पहाड़ी और महादेव पहाड़ी की तरफ जब जाओगे तो क्या राजपीपला पहाड़ी में जंगल होने चाहिए? जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या राजपीपला पहाड़ी में जंगल होने चाहिए, वन होने चाहिए? सतपुड़ा पर्वत के कौन सी ढाल पर ज्यादा घने वन मिलेंगे, उत्तरी ढाल पर कि दक्षिणी ढाल पर? सतपुड़ा पर्वत की किस ढाल पर ज्यादा वन मिलेंगे, उत्तरी ढाल पर या दक्षिणी ढाल पर? क्या मैं समझा पा रहा हूं तुम्हें, क्या सिखा रहा हूं मैं? उत्तरी ढाल पर बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा आगे बढ़ो तुम लोग, आगे बढ़ो, समझना ध्यान से, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना। ये हवा आगे जा रही है, घर्षण कर रही है, बोलो हाँ या ना? घर्षण तो शुरू हो गया ना, घर्षण अब लगभग 200-300 किलोमीटर निकल आई है आगे। तापमान में अंतर आ गया। हाँ सर, अब तापमान चेंज हो गया तो कोरलेस बल थोड़ा सा तो कमजोर करोगे। हाँ सर करेंगे ना, तो फिर हम किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, लो प्रेशर की तरफ। लेकिन सर जाने का रास्ता ही नहीं है। अरे काहे नहीं है रास्ता, तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है? ये घाटी में प्रवेश करेगी अब हवा। तो अरब सागर की जो शाखा है वो अब किस घाटी में प्रवेश कर गई है? अब वो चंबल की घाटी में प्रवेश कर गई है शाखा। तो मुझे बताओ बाद में ये अरब सागर की शाखा विंध्याचल की किस ढाल पे वर्षा करेगी, विंध्याचल की किस ढाल पे वर्षा करेगी? साउथ। तो अगर तुम्हें लिखना हो कि सतपुड़ा और विंध्याचल में अंतर लिखिए, ऐसा आएगा पर्वत पहाड़ियां उसने कहा है, पढ़ के आइए मेंस में। और मैं एक प्रश्न बना रहा हूं और वो प्रश्न तुम लोग रख लो लिखकर और कोशिश करना नकल करने की। प्रश्न ये है कि सतपुड़ा और विंध्याचल में कोई अंतर लिखिए। और तुम्हें इसमें 7 पॉइंट निकालने हैं, बहुत प्यारे प्यारे। वो तो मैं जब पर्वत पढ़ाऊंगा, पहाड़ियां पढ़ाऊंगा, प्री में पढ़ना अलग है, मेंस में पढ़ना अलग है, तो मैं वहां पे बताऊंगा कैसे क्या है। तो एक अंतर तो वनस्पति वाला डाल देना कि सर इसकी उत्तरी ढाल में माल है, उसकी दक्षिणी ढाल में माल है। अब सोचो विंध्याचल के दक्षिणी ढाल से जो जिले संपर्क में होंगे वो घने होंगे, और उत्तरी ढाल से जो संपर्क में होंगे वो बेघने होंगे, और सतपुड़ा की जो उत्तरी ढाल से संपर्क में होंगे वो घने होंगे, और जो दक्षिणी ढाल से संपर्क में होंगे वो बेघने होंगे। मुद्दा और समझना थोड़ा सा। यहां से हवा एंटर कर गई चंबल की घाटी में, घर्षण करते करते इसमें विशिष्ट आर्द्रता तो तुमने पहले ही कम कर ली थी, हाँ मास्टर साहब मान रहा हूं। और चंबल की घाटी में प्रवेश करने का मतलब है कि इंदौर में आ गई है ये शाखा, हाँ सर। और इंदौर में कई सारी पहाड़ियां हैं, तो ये शाखा इंदौर में टकरा के ठीक ठाक वर्षा करा लेगी, हाँ सर करा लेती, तो इंदौर में ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। अब इसने हाईवे पकड़ लिया है चंबल वाला, और ये हवा चंबल से शुरू करके आगे की ओर बढ़ना शुरू की। अब मुझे बताओ जैसे नर्मदा घाटी में घर्षण हो रहा था वैसा ही घर्षण चंबल घाटी में होगा, हाँ। अच्छा जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून आया है तो भारत में गर्मी पड़ रही होगी, जून जुलाई का महीना है,
और जून जुलाई में तो लोगों के गले सूख जाते हैं, नदियों में पानी होगा क्या? नहीं। चंबल में अगर पानी होगा तो कहीं सूखी होगी कहीं पानी होगा, कहीं सूखी होगी कहीं पानी होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब चूंकि जंगल का जहां से उद्गम हो रहा है उसमें तो पानी होगा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चंबल के पानी में कहीं सूखी मिलेगी नदी, कहीं पानी। जहां नदी सूख जाती उसे मरी हुई नदी कहते हैं, डेड रिवर। तो चंबल की घाटी में अब इस हवा ने घर्षण करना शुरू किया। तो मान लो कि रास्ते में उज्जैन मिला, उज्जैन में पानी ठीक ठाक था, तो इसने क्या किया, उस पानी का प्रयोग करके उज्जैन में वर्षा करा दी थोड़ी बहुत। सर उज्जैन में तो पहाड़ी नहीं, तुमने कहा है संवानी वर्षा हो जाएगी। घर्षण हो तो रहा है, तापमान बढ़ तो गया है, बोल तो रहा हूं तापमान बढ़ गया है। और जो इंदौर से हवा बादल ऊपर गए थे वो बादल मंडराते हैं ना आसपास के जिलों में। एक बार बादल ऊपर उठ जाए बस फिर तो वो कहीं ना कहीं वर्षा कराते रहेगा, क्योंकि उठा था इंदौर में, ऊपर हवा चल रही थी, ट्रांसफर हो गया उज्जैन में। ऐसा भी होता है। अब उसने जो पानी ग्रहण किया था वो उज्जैन में खत्म कर दिया, ठीक है। उज्जैन से आगे जा रहे हैं, रतलाम पहुंच गए, नीमच, मंदसौर, नीमच, और यहां पहुंचते पहुंचते इसके पानी की कमी हो गई। अभी हाल ही की रिसर्च में यह आया है कि मंदसौर, रतलाम, नीमच में उज्जैन की अपेक्षा ज्यादा पानी बरसता है, जबकि उज्जैन पास है उद्गम क्षेत्र के। तो जवाब ये आया कि रतलाम, नीमच और मंदसौर, यानी मंदसौर में एक परियोजना चल रही है गांधी सागर परियोजना, और उस गांधी सागर परियोजना में बहुत बड़ी कृत्रिम झील बनी हुई है। और ये जो गरम गरम हवाएं जा रही हैं तो प्यासी थी, तो मंदसौर में जाके उन्होंने ढेर सारा पानी पी लिया, डकार भी नहीं ली। तो थोड़ा बहुत मंदसौर में तो समझ में आ रहा है ना, जहां से पिया है वहां देंगे ना थोड़ा बहुत। पानी पीने के बाद फिर राजस्थान में घुस गई है। यहाँ पे रावत भाटा जवाहर सागर परियोजनाएं चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत इस एरिया में भी वर्षा करा दी चुटपुट चुटपुट। गरीबी तो हमारे क्षेत्र में है ना, तो कोई बड़ी परियोजना है। वर्षा कराई थी ने राजस्थान में, वर्षा कराने के बाद अब ये चली भिंड मुरैना की तरफ। रास्ते में पानी है ही नहीं, बिल्कुल पानी नहीं है रास्ते में। तो मुरैना में एंटर कर रहे हैं, पानी है नहीं है, लंबी दूरी तय करके आए, घर्षण हो चुका है। घर्षण हो गया है तो तापमान बढ़ गया है। तो मुरैना वाले ने जैसे ही चंबल की घाटी की हवा को टच किया तो उसे गरम गरम लगा, वो कह रहा बाप रे ये तो लू है। भिंड वाले ने टच किया तो उसे और लग रहा है तो लू है। तो भिंड मुरैना वालों को क्या मिला? लू। पानी कौन ले गया? रतलाम वाला, नीमच वाला। पानी कौन ले गया? चित्तौड़गढ़ वाला। पानी कौन ले गया? इंदौर वाला। भिंड वाले को क्या मिला? लू। इसीलिए भिंड वालों को गुस्सा आती है। पानी मांग रहे हो, गरम गरम हवा दे रहे हो। अरब सागर से अब ये शाखा आगे की ओर जा रही है। रास्ते में अगर पानी मिलेगा तो ये पानी सूखेगी ना। नर्मदा में कई सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। जबलपुर वाले, नरसिंहगढ़ वाले, जबलपुर वाले बड़े परेशान होते हैं। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, पानी बरस गया। अबे तुमने अपने एरिया में इतनी परियोजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे ही पानी आता है वो प्यासी हवा पानी ले लेती, तुम्हारे एरिया में वर्षा करा देती है। और तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा है कि थोड़ी पानी बरसता है बाढ़ आ जाती। बाढ़ आने के दो कारण है, या तो बहुत ज्यादा पानी बरस जाए या फिर निकासी ना हो। जबलपुर और नरसिंहपुर एरिया में निकासी नहीं है, तो उनकी तुरंत नदियों में उफान आ जाता है। समझ पा रहे हो? आप लोग समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं? और फिर ये जाकर अंत में कोशिश करती है कि अमरकंटक तक पहुंच जाए, पर पहुंचते पहुंचते इसमें जान नहीं रहती। पहुंचते पहुंचते इसमें किसी भी प्रकार की कोई जान नहीं रहती। अगर इस शाखा में थोड़ा सा भी पानी बचा है तो ये मानो कि अमरकंटक वालों के लिए आफत है। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि सोचो ये पर्वत है कोई,
यहां से कोई हवा चढ़ रही है ऊपर, जो कि ये चढ़ रही है। बंगाल खाड़ी की शाखा से भी तो एक हवा आ रही होगी। वो भी अगर एक साथ चढ़ जाए ऊपर, तो इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। जो बादल बनेगा, तो बादल फटने की घटना होगी कि नहीं होगी। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बनती है कि अमरकंटक पर अरब सागर की शाखा भी उसी समय पानी लेके चढ़ रही है, बंगाल खाड़ी की शाखा भी उसी समय दूसरी ढाल से पानी लेके चढ़ रही है, किसी भी ढाल पे कोई हवा उतर ही नहीं रही है। और जब दोनों घर वाली बाहर वाली मिल गई तो क्या होगा, कलेश होगा, उसे बादल फटने की घटना कहते हैं। हम इसको बाद में कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। बोलो सर, क्लियर हुआ आज का कॉन्सेप्ट? इसमें आपने मुझे अभी ये समझाने का प्रयास किया है कि अरब सागर की एक शाखा जो समानांतर होनी थी वो हो चुकी है, और एक ये चंबल घाटी में नर्मदा घाटी में प्रवेश हो गई है। याद रखना, अभी हमने इस पे बात की है, इस पे बात की है, कल हम इस पे बात करेंगे और बंगाल खाड़ी बात करेंगे।